बच्चों, आज अरुण साइंस कॉर्नर में पुनः आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं वर्ग नवम के विज्ञान के अध्याय 2 में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तत्व और यौगिक। बच्चों, हम पहले से ही परिचित हैं पदार्थों के बारे में, मिश्रण के बारे में, और इस क्रम में हम यह देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे आसपास में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और वह परिवर्तन पर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले ये बहुत कॉमन है, आइसक्रीम का पिघलना। बच्चे लोग आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। वे पिघले हुए आइसक्रीम को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह जल्द आइसक्रीम को खाना चाहते हैं। तो आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम जब पिघला नहीं था तो उसका स्वाद भी जो था, पिघलने के बाद भी वही स्वाद होता है और उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ अवस्था परिवर्तन का अंतर होता है। दूसरा तरफ देखें, नमक का जल में घुलना। नमक है, उसको अगर जल में हम घुलाते हैं और उस नमक के स्वाद हम परिचित हैं साल्ट को, और इसमें अगर घुलाते हैं और पूरी तरह से अगर घुला लेते हैं और घुलाने के बाद भी अगर हम इसको सक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो फिर वही स्वाद मिलता है जो पहले था। तो यहाँ कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल वह जल में घुल गया है। हम इस तरफ जो परिवर्तन है उसमें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा केवल उसमें परिवर्तन को देखते हैं, जैसे रंग, अवस्था, दृढ़ता, ये सब हम उनमें देख रहे हैं। पेड़ को काटना, पेड़ जब कटती है तो उसकी पत्तियां सूखने लगता है और पूरी तरह से लकड़ी उसका सूख जाता है कुछ महीनों के बाद। उसका कटना एक परिवर्तन है, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन है कि उस लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे हम देखेंगे जल से वाष्प का बनना, और इस प्रक्रम में वाष्प पुनः उसको ठंडा करें तो यह जल में परिवर्तित हो जाता है। कोई पानी उबल रहा है, ऊपर से अगर हम प्लेट रख देते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा जल के रूप में हमें प्राप्त होने लगता है। तो यह पता चल रहा है कि यह पूर्व की स्थिति में यह लौट रहा है। यहाँ भी हम यह देखते हैं आइसक्रीम का पिघलना, अगर पुनः उसको हम फ्रिज में रख दें तो फिर वो पिघला हुआ आइसक्रीम पुनः वह ठोस बनने लगता है। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं भौतिक में कि पूर्व की स्थिति में वह लौट रहा है। आगे हम देखें फलों से सलाद बनाना। फलों की सलाद बनाते हैं तो उनकी केवल भौतिक स्वरूप बदल रहा है, वह टुकड़ा टुकड़ा हो रहे हैं, लेकिन उनके स्वाद में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वह परिवर्तन जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आँख से, जीभ से टच करके, इन सब चीज़ों से जो हम परिवर्तन देखते हैं, वह इसमें केवल देखा जा रहा है। इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसमें कोई पूर्व की स्थिति में भी लौट रहा है। जल से वाष्प बन रहा है तो वाष्प से भी जल बहुत आसानी से हम बना लेते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उनके केवल रंग, स्वरूप, अवस्था में परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहे जाते हैं। दूसरी तरफ क्या देखते हैं, लोहे में जंग लगना।
लोहे में जब जंग लगता है तो उस जंग से पुनः हम उस लोहे के टुकड़ा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसमें नया पदार्थ से पूर्व का पदार्थ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन का एक मुख्य है कि इसके जो संघटक हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है अणुओं का, उसमें परिवर्तन होता है। अब जैसे यहाँ देखिए आयरन है, इसके जो अणु में सिर्फ आयरन के हैं परमाणु, लेकिन यहाँ जब देखते हैं जब इसके रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये जो आयरन के ऑक्साइड है इसमें आयरन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यही जो इसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है और यह बिल्कुल नया पदार्थ है, इसमें नए गुण का समावेश होता है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा उदाहरण से और भी स्पष्ट होगा, मीथेन का जलना। मीथेन को ऑक्सीजन जब जलाते हैं तो इसे नया पदार्थ, मीथेन को जब ऑक्सीजन में हम जलाते हैं तो इससे नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इस मीथेन के अणु में अगर हम देखें तो यह कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर इसके अणु बने हैं। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि कार्बन का 1 अणु है और हाइड्रोजन के जगह पर ऑक्सीजन का अणु आ गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यानी बिल्कुल पदार्थ में परिवर्तन हो गया, बिल्कुल अणु में परिवर्तन हो गया, और जिसको हम एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया अणु बनता है, अणु के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वैसा ही उदाहरण एक और है कली चूना। हम इस घरों में कली चूना से घर की पुतैया होता है और इसको जब हम पानी में डालते हैं तो इसमें गैस निकलते हैं और एक चूने का पानी बन गया जिसके अणु में परिवर्तन है। यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जबकि इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं। यह रंगहीन है, यह सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन में हम यह देख रहे हैं कि अणु के स्तर में परिवर्तन होता है। आगे एक उदाहरण और है भोजन का पाचन। भोजन जब हम करते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट का एक रूप शर्करा होता है। यह शर्करा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है। यहाँ देखिए अणु में परिवर्तित है। इसके एक अणु में 12 कार्बन है, जबकि इसके एक अणु में 6 कार्बन परमाणु है। तो इससे स्पष्ट है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जहाँ भौतिक एक टेम्पोरेरी परिवर्तन है, वहीं रासायनिक परिवर्तन एक परमानेंट चेंज है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया अणु नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नए अणु का निर्माण होता है जिसमें परमाणुओं का जोड़ने का अलग क्रम होता है, नया पैटर्न होता है। साथ ही भौतिक परिवर्तन में जहां हम पूर्व के पदार्थों में आसानी से लौट रहे हैं, वाष्प से जल हम बना सकते हैं, वहीं हम इनको साधारण विधि से पूर्व के पदार्थों में नहीं लौट सकते हैं। इनको जब भी होगा तो रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से ही वह पूर्व के पदार्थों में लौट सकता है। तो यही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। हमारे चारों तरफ ये दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यही रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ये सब एक ही का नाम है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। आगे हम एक और बहुत ही रोचक
परिवर्तन लेकर के आए हैं मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना एक ऐसा चीज है जो अगर पूछा जाए क्या किस प्रकार के चेंज है तो अक्सर बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे बताते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि इसमें पिघलते हुए मोम जो नीचे आ रहा है वह धीरे धीरे जिस सरफेस पर रखते हैं उस सरफेस पर गिरने लगता है 20%, 10%, 30%। कुछ बच्चे बतलाते हैं कि यह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि मोमबत्ती का जब जलना होता है तो एक कार्य जलना हो रहा है जो हम एक फ्लेम के रूप में यहाँ देख रहे हैं। ये जो मोमबत्ती का अधिकांश भाग जो मोम इसमें ईंधन का काम करता है वह जल रहा है, यह विशुद्ध रासायनिक परिवर्तन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प निकल रहे हैं अल्टीमेटली। वहीं जब हम पिघलना जब देखते हैं, कुछ भाग पिघल रहा है, अभी भी यहाँ पे पिघल रहा है, या पिघलते पिघलते नीचे आता है, कुछ या नीचे गिर जाता है, रह जाता है बिना जला हुआ। तो ये जो पिघलना हुआ वह भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि जो जलना हुआ वह रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए मोटे तौर पर मोमबत्ती का अगर जलना को अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह बड़ा रोचक है, या अक्सर बच्चों से पूछा जाता है क्लास में, कंपटीशन में कि इसमें क्या है। तो ये दोनों परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को बहुत आसानी से अंतर करते हुए समझ रहे हैं। आगे हमारा जो पाठ का भाग है वह तत्व है। तत्व रसायन शास्त्र का बहुत ही आधारभूत जानकारी है। इसी के सहारे सारे रासायनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है। तत्व सबसे सरल पदार्थ होता है। इनको किसी भी विधि से दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में हम नहीं बांट सकते हैं। किसी भी तत्व को दो भाग में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं, लेकिन जब दोनों के गुणों को हम अध्ययन करेंगे तो पाते हैं कि दोनों का गुण समान है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी विधि से दो सरल पदार्थों में हम नहीं बांट सकते हैं, दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है सरलतम पदार्थ। इससे कोई सरल नहीं होता है। सारे तत्व इन सब परमाणु से बने हैं। ये तत्व दो प्रकार के होते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, उनसे विद्युत पास होता है। एक छोर को गर्म करें तो दूसरा छोर तक भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु के एक और भी महत्वपूर्ण गुण है कि धातु को अगर पीटा जाता है, हथौड़े से या गर्म करके पीटा जाता है, तो वह पसर जाता है, फैल जाता है, टूटता नहीं है, पसर जाता है, पतला हो जाता है। तो इस गुण को आघातवर्धिता कहते हैं। धातु जो है आघातवर्ध होते हैं, यही कारण है कि उनके पतली सीट बनाए जाते हैं। तन्य धातु का गुण होता है कि वह तन्य होता है, तार बनाए जाते हैं। सोने का बहुत पतला से पतला तार बनाए जाते हैं। इस प्रकार से धातु के ये सब गुण हैं। और प्रमुख धातु जिससे हम अक्सर अपने जीवन में परिचित होते हैं, लोहा, हमारे घर में बहुत सारे चीज लोहा की चीज़ हैं। एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के तार भी होते हैं। कॉपर के तार होते हैं। सिल्वर, ये सोना हुआ, ये पारा हुआ। पारा एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में द्रव पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, बाकी सब ठोस पदार्थों के रूप में पाया जाता है। तो ये सब धातु हैं
धातु का उदाहरण है। आगे हम तत्व का दूसरा भाग देखते हैं, जो क्या है, भंगुर होता है। अगर उनको नीचे गिराते हैं, उनको किसी चीज़ से ठोकते हैं तो वह बहुत टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। इस गुण को भंगुर कहते हैं। दूसरे ये सब धातु कुचालक हैं, इनसे न बिजली पास होता है और न ऊष्मा पास होता है। कार्बन एक अधातु है जिसका एक रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है। ये अपवाद है। प्रकृति में कुछ ऐसे रोचक रहस्य मिलते हैं जो सोचने को विवश करता है, और वैज्ञानिक उसका भी सर्च करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इसी के सहारे विज्ञान आगे बढ़ता है। तो कार्बन अधातु होते हुए भी कार्बन का एक ग्रेफाइट रूप है, अपर रूप है, जो विद्युत का सुचालक होता है। इनके उदाहरण है फास्फोरस। लाल फास्फोरस माचिस में इस्तेमाल होता है। सल्फर, क्लोरीन, जो पानी को साफ करने में इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन, हमारा प्राणवायु जो हम लोग सांस लेते हैं। हाइड्रोजन, ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से अधातु के सब उदाहरण हैं। और इन तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हैं कि उनमें दोनों प्रकार के गुण हैं, धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी गुण हैं। और ऐसे कुछ तत्व हैं, बोरोन, बी, सिलिकॉन, एसआई, जर्मेनियम, जी, इनको हम उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा दोनों का गुण पाया जाता है, उनको बोलते हैं हम उपधातु। आगे हम अंतिम जो आज का है, यौगिक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैं यौगिक। अक्सर बच्चों से जब पूछा जाता है कि यौगिक क्या है, तत्व क्या है, तो क्लास में कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं सही। और यह रसायन शास्त्र का ये जो दोनों अभिन्न हैं, इसको अगर कोई नहीं जान पाएगा यौगिक को, तत्व को, तो रसायन शास्त्र को भी नहीं जान पाएगा। यौगिक क्या होते हैं? तत्वों से बने होते हैं। एक से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जिन तत्वों से यह बनते हैं, यौगिक बनने के बाद उन तत्वों का गुण समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए आप जल लें। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का एक बहुत गुण है कि यह जलने में बहुत आसानी होता है, जलता है, बहुत तेजी से जलता है। वही ऑक्सीजन जलने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है? एक ईंधन नहीं है, वो ईंधन को जलने में सहायक होता है। लेकिन जब ये दोनों तत्वों से जल बनते हैं, पानी, तो ये न जलते हैं और न जलने में सहायक है। किसी भी जलते हुई चीज पर पानी आप डालेंगे तो वह बुझ जाता है। तो ये अलग हुआ बात। तो इस प्रकार से यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। यहाँ 2:1 का अनुपात है। यहाँ सोडियम क्लोराइड में 1:1 का अनुपात है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन में 1:2 के अनुपात से मिलकर बना है। यहाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर भी कहते हैं इसको। यह 3 तत्वों से बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। यह 1:1:3 के अनुपात में मिलकर बना है। इस प्रकार से यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, जहाँ अवयवी तत्वों का गुण समाप्त हो जाता है और एक नया गुण आता है। इस प्रकार से आज हम ये पाठ
ये अध्याय समाप्त हो रहा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जहाँ आज हम पढ़े भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तत्व और यौगिक। आज का यही पाठ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।